हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, आपको मैंने कंडीशन समझाई थी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे बना था। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आया था, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हमने बनाया था। इस फॉर्मूले में एक्सटर्नल प्रेशर ही हमने क्यों यूज किया, ये आपको समझाया था। क्योंकि हमेशा जब हम फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं तो फोर्स में मास यूज करते हैं। मास को इसका यूज किया जाता है जिस पे फोर्स लगाया जाता है। उसी बेस पे पिस्टन के प्रेशर को हमने यहाँ यूज किया है, जिसे हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, वर्क के साइन। देखो, एक बात फिर सुन लीजिए, कुछ बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज थे, यहां ध्यान दो जरा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। क्या कंडीशन है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। देखिए, मैंने आपको वर्क के साइन की बात कही थी कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वर्क के क्या साइन होंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्क के साइन, तो याद रखना है, अगर ऑन द सिस्टम है, अगर सिस्टम पे वर्क होता है तो फिजिक्स में माइनस लिया जाता है, केमिस्ट्री में प्लस लिया जाता है। क्योंकि फिजिक्स में मैंने आपको बताया था सिस्टम क्या है, सिस्टम एक, ये कह सकते हैं पर्सन है जो वर्क करता है। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम पे ही वर्क होगा तो निगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में अलग रूल अप्लाई होता है। केमिस्ट्री में मैंने आपको रूल बताया था, केमिस्ट्री में सीधा सा ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज सिस्टम की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव है, सिस्टम से दूर जा रही है निगेटिव। तो यानी कि जब ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिजिक्स में निगेटिव लेना है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव, ये ध्यान रख लेना। और दूसरा बताया वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां ध्यान दो भाई जरा। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा तब क्या होगा, तब आपको ध्यान रखना है फिजिक्स में पॉजिटिव है, केमिस्ट्री में निगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये न्यूमेरिकल के लिए है, ये कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब मैंने फिर आपको एक कंडीशन बताई, कभी कभी ये थियोरेटिकल पूछ लिया जाता है कि वर्क का साइन बताओ, तब आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए वर्क का साइन बताओ, कोई न्यूमेरिकल आप नहीं कर रहे हो, तब आपको फिजिक्स वाले साइन लिख के आने हैं। ये बात ध्यान से क्लियर सुन लीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप कभी भी कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है कि व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब आप फिजिक्स वाले वर्क लिख के आने, केमिस्ट्री के मत लिखना। ये केमिस्ट्री के पेपर के लिए मैं स्पेशली आपसे कहना चाहता हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना। बोलो समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे वर्क की ही नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क को अगर हम समझें, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, लिखा हुआ सब है, सिर्फ सुन लीजिए। एक्सपेंशन ऑफ गैस, ध्यान देना भाई, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो भाई, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके हमें वर्क डन का फॉर्मूला बनाना। तो आप सभी को मैंने एक कंडीशन समझाई थी, यहां ध्यान दो जरा। देखो, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क को आप कैसे पहचानोगे, या रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल को। एक ऐसे प्रोसेस जो इतनी स्लो हो कि आप एक्सपेक्ट ही ना कर पाओ, यानी कि इनफाइनाइट स्टिमुली स्लोली हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो रिवर्सिबल। और अगर फास्ट है इरिवर्सिबल। तो यहां हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो वेरी स्लो प्रोसेस लेके चलेंगे,
मान लीजिए हमने एक यहाँ सिस्टम लिया, ध्यान देना जरा, इस सिस्टम के अंदर गैस फिल है और इस गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस यानी कि जी, प्रेशर ऑफ गैस पी गैस है। यहाँ ध्यान दे दो, हमने एक सिस्टम के यानी के अंदर गैस फिल करी और उसका प्रेशर पी है। इस सिस्टम पर हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाया और इस पिस्टन का प्रेशर पी एक्सटर्नल। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिवर्सिबल वर्क कराना चाहते हैं और रिवर्सिबल वर्क के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल वर्क के लिए आपको ध्यान रखना है क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क के लिए ये एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल अप्रोक्सीमेट इक्वल होने चाहिए। और कितना डिफरेंस हो इसमें, अगर हम यहाँ 4 सॉइल पार्टिकल रखते हैं, ध्यान दो, अगर हम यहाँ 4 सॉइल पार्टिकल रखते हैं, इन 4 सॉइल पार्टिकल का प्रेशर स्मॉल डीपी हो, तो ये इन दोनों का सम, अगर ये ध्यान रखना, इन दोनों का सम स्मॉल डीपी प्लस पी एक्सटर्नल, अगर ये इंटरनल प्रेशर के इक्वल हो, तो अब ऐसे केस में प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं। ध्यान से सुन लो जरा भाई, 4 सॉइल पार्टिकल का प्रेशर और पिस्टन का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल। अब हम यहाँ एक्सपेंशन की स्टडी करते हैं, कैसे सुन लीजिए, हम यहां से एक सॉइल पार्टिकल हटाते हैं, ध्यान दो जरा, यहां से हम एक सॉइल पार्टिकल हटाते हैं, जैसे हम यहां से एक सॉइल पार्टिकल हटाएंगे क्या होगा, तो आपको पता है एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, पिस्टन पीछे चलेगा, लेकिन पिस्टन की स्पीड कैसी होगी, बहुत ही स्लो स्पीड होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल कंडीशन होगी, बहुत ही स्लाइटली चेंज होगा, पिस्टन पीछे तो चलेगा लेकिन कैसे चलेगा, बहुत ही कम। अगर हम ये डिफरेंस चेंज इन वॉल्यूम डीवी मान ले, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ इस टाइम पर डीवी, क्योंकि वो डीवी कितना होगा, बहुत ही लो वैल्यू होगी। तो अब अगर मैं यहाँ स्मॉल वर्क डन निकालूं, तो ध्यान से सुन लीजिए, ये गैस पीछे एक्सपेंड होगी, गैस पीछे की तरफ चलेगी, पिस्टन को पीछे धकेलेगी, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ डीवी, किससे, एक सॉइल पार्टिकल हटाने से। आपको पता है वो नेग्लेक्ट कंडीशन है, लेकिन फिर भी हमने चेंज माना डीवी। तो अब कंडीशन आती है, तो अगर हम यहाँ स्मॉल वर्क डन निकालें तो कितना होगा, बोलो, स्मॉल वर्क डन, क्योंकि बहुत कम वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, बोलो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डी डब्ल्यू इजिकल टू है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये तो होगा भाई। इससे पहले आपको पता है, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे ही है और डीवी की जगह क्या होगा, डेल्टा वी की जगह डीवी लिखा, वेरी स्मॉल चेंज इन। अब अगर हम यहाँ पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दें, ध्यान रखो और कुछ नहीं करना, पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले से, बताना जरा, इस फॉर्मूले के हिसाब से पी एक्सटर्नल कितना आएगा, पी एक्सटर्नल आएगा पी माइनस डीपी। याद रखना ये पी प्रेशर ऑफ गैस है जो अंदर भरी हुई है, फिल है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी माइनस डीपी इंटू डीवी। बोलो कोई प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रेशर की जगह आपने क्या लिखा, सुन लो जरा, पी एक्सटर्नल की जगह आपने लिखा पी माइनस डीपी इंटू डीवी, ये कंडीशन आपने यहां लिखी, ये आपको पता। अब आगे क्या होगा जरा ध्यान दो, हाँ भाई सुन लो जरा, डी डब्ल्यू, यहां ध्यान दो जरा, सभी बच्चे ध्यान दो जरा, P माइनस डीपी इंटू डीवी। अब जरा एक मिनट देखो सभी बच्चे, अब ये बताइए इस डीवी की मल्टीपल करें, डी डब्ल्यू कितना हुआ, माइनस पी डीवी और प्लस डीपी डीवी। अब जानते हैं, जरा ये बताओ भाई, ये 4 सॉइल पार्टिकल के प्रेशर को डीपी कहा था हमने, सुन लो जरा, 4 सॉइल पार्टिकल के प्रेशर को हमने डीपी कहा था और एक पार्टिकल हटाया तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है डीवी। तो ये दोनों क्या होंगे, 4 सॉइल पार्टिकल का प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कंडीशन में, और दूसरा चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, बहुत कम। और आप सभी को पता है अगर 2 स्मॉल वैल्यू होती हैं उनका प्रोडक्ट उनसे भी छोटा होता है। कैसे, एक वैल्यू से समझ सकते हो, देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं एक छोटी वैल्यू है 0.1 और दूसरी छोटी वैल्यू है 0.1, अगर मैं आपसे कहता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपको पता है इन दोनों से ही छोटा होगा, क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 0.01, तो आप देख सकते हो दोनों से कम है,
बोलो। तो इसका मतलब जब कभी दो स्मॉल वैल्यू का आप प्रोडक्ट निकालते हैं वो उन दोनों की वैल्यू से कम होता है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये दोनों की वैल्यू जो है क्या होगी, कम वैल्यू है, और इन दोनों का प्रोडक्ट और भी कम होगा, तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो वर्क कितना आया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी। अब अगर हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इधर आप इंटीग्रेशन करोगे डी डब्ल्यू और यहाँ इंटीग्रेशन करोगे पी डी वी। अब इसमें भी अच्छा रहेगा आप पी की जगह आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आप सभी को पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, बोलो। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आप P की वैल्यू निकालना चाहो यहां से तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, डी डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन फॉर्म है एन आर टी अपॉन वी और डी वी। अब इसमें आप देख सकते हो कौन सा प्रोसेस आप कर रहे हो, बोलो भाई। पहले आप कर रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, ये दोनों तीनों कांस्टेंट रहेंगे। अब ये तीनों कांस्टेंट हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, एन आर टी, और इंटीग्रेशन किसका करोगे, डीवी अपॉन वी का। अब लिमिट क्या लेते हो उसके बेस पर है। अगर आपने इसकी लिमिट v1 से v2 लें तो क्या होगा, इसका आपको पता है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ जाएगा और इसका माइनस एन आर टी। अब आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर डीवी अपॉन वी का हम इंटीग्रेशन करें लिमिट v1 v2 के साथ तो ये क्या आता है, ये आता है, सुन लो भाई, ये आता है log, ये आता है log v2 अपॉन v1, ये आ जाएगा। ये log कौन सा है जरा ध्यान रखना। log की हम दो फॉर्म यूज करते हैं, एक होता है log बेस ई और एक होता है log बेस 10। अब केमिस्ट्री में क्योंकि बेस नहीं लिखे जाते, ध्यान से सुन लीजिए, मैथ में जब भी आप फॉर्मूले करते हो तो वहां बेस साथ में लिख के चलते हो, केमिस्ट्री में बेस नहीं लिखे जाते, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ln बोल देते हैं और इसको log लिखते हैं। तो अगर कहीं भी log बेस ई वाला होता है तो उसे ln लिखा जाता है, और log बेस 10 वाला होता है तो उसे सिर्फ log लिखा जाता है। तो हमें यहाँ कौन सा log चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है log बेस ई वाला, तो log बेस ई v2 अपॉन v1, तो हमने उसे ln लिखा है। अब इस log बेस ई को बेस 10 में बदलना हो तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, यहाँ 2.303 की मल्टीपल कर दीजिए और ये log बेस 10 में बदल जाएगा, और ये वर्क डन का फॉर्मूला कहलाता है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये डेरिवेशन कुछ स्कूल में पूछ लिया जाता है, सभी बच्चे एक बार नोट्स में इसे रीड कर सकते हो, बिल्कुल सेम कंडीशन में इसी टाइप से ये एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए ये लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पर, पढ़ लीजिए भाई। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो लिखा है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम डीवी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर इज गिवन बाय। तो आपको पता है स्टार्टिंग से अगर आप देखो बिल्कुल सेम कंडीशन है, अलग कुछ। तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और फिर आपको पता है पी एक्सटर्नल किसके इक्वल है, यहाँ देखो पी माइनस टी पी, तो हम यहाँ पी माइनस टी पी लिख सकते हैं, और पी इंटरनल लिखा है इसे, पी गैस को पी इंटरनल माइनस टी पी, तो कितना आया, ये कंडीशन आई। फिर प्रोडक्ट करें तो डी डब्ल्यू कितना हुआ, माइनस पी इंटरनल डीवी इंटू डीपी डीवी। अब डीपी डीवी का प्रोडक्ट बहुत ही स्मॉल होता है, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना आया, माइनस पी इंटरनल डीवी। अब टोटल वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम v1 से v2, यानी कि लिमिट के साथ अगर लिखे हम इसे, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी, लिमिट देनी है पी इंटरनल डीवी, और पीवी किसके इक्वल है, एनआरटी के, और पी किसके इक्वल है, एनआरटी अपॉन वी, वो यहाँ पुट कर सकते हो लिमिट के साथ। तो ये कंडीशन आ जाएगी इसमें, और फिर एनआरटी, और फिर आ गया एलएन v2 अपॉन v1, और v2 अपॉन v1 किसके इक्वल होता है, बोलो 2.303 एनआरटी log v2 अपॉन v1। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो अगर पेपर में आपको आता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, सुन लो भाई जरा,
अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क आता है तो वो कैसे करना है, वो कंडीशन कुछ स्कूल में ही डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। अगर आपके स्कूल में कराया हो, मैं फिर कह रहा हूं, तो इस वर्क को इससे पहले की जरूरत नहीं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क कोई नहीं पूछता, डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है, इसको आप ध्यान रखें। हो चुका भाई। अब एक कंडीशन हमें समझनी है, सुन लो भाई जरा। हमसे एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, ये बताइए वर्क डन, यहां ध्यान दो जरा बोर्ड पे, पीछे यहां ध्यान दे लो बोर्ड। हाँ भाई, वर्क डन कब ज्यादा होता है या कब कम होता है, अगर हमसे पूछा जाता है तो दो प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो पढ़ते हैं, ये ध्यान रख लेना, एक्सपेंशन, और एक पढ़ते हैं इसमें, हाँ भाई, एक तो एक्सपेंशन और दूसरा कंप्रेशन। जरा एक मिनट दोनों को समझ लेना, कब वर्क कौन सा ज्यादा होगा और क्यों होगा। देखो, चाहे तो आप एक्सपेंशन की बात करो या कंप्रेशन, किसमें वर्क ज्यादा होता है ये आपको समझना है। सुन लीजिए जब, देखो हम दोनों सिस्टम बना के चलेंगे, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पहले एक्सपेंशन को समझो जरा। अगर हम दो सिस्टम बनाए, यहां देखना भाई, अगर हम दो सिस्टम बनाते हैं, बताना रिवर्सिबल कौन सा है, रिवर्सिबल कौन सा है। यहां हमने दो पिस्टन लगाए, आप सुन लो भाई जरा, इन दोनों में अंदर गैस भरी और गैस का प्रेशर यहाँ P है, यहां भी प्रेशर ऑफ गैस P है। सुन लो जरा, अब एक्सटर्नल प्रेशर, यहां एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, यहाँ P एक्सटर्नल। दो प्रोसेस यानी कि दो कंटेनर लिए हमने सिलेंड्रिकल शेप के, गैस भरी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाए, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ भी P एक्सटर्नल, यहाँ भी P एक्सटर्नल। अब मैं दो स्टेज आपके सामने लिखूंगा। पहली कंडीशन यहां मान के चलिए कि पहली कंडीशन है, अगर P एक्सटर्नल वेरी वेरी लेस देन P गैस, तो क्या होगा बोलो, पिस्टन पीछे चलेगा। कैसे चलेगा, तेज या धीरे, फास्ट चलेगा, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर कम है, तो पिस्टन तेजी से चलेगा। और जब पिस्टन तेजी से चलेगा, कौन सा प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। अब दूसरी कंडीशन, अगर मैं ये कहूं ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है, हाँ भाई, तो वर्क यानी कि प्रोसेस कैसा होता, रिवर्सिबल। तो अब एक बात बताना जरा, देखो एक मिनट सुन लो, वर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क किसके इक्वल है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर से कंपेयर करके बताना है वर्क ज्यादा होगा या कम। मैग्नीट्यूड देखनी है, नेचर नहीं देखनी। तो ये बताइए भाई, अगर मैं यहाँ दो वर्क लिखूं, एक तो लिखूं रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ये पूछा जाता है आपसे, बताइए कौन सा वर्क एक्सपेंशन का ज्यादा होता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है या इरिवर्सिबल, जरा देखो कैसे बताएंगे, P एक्सटर्नल से बताना, हाँ अंश पता कौन सा वर्क ज्यादा है, यहाँ सोच के बोलना। अगर P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो प्रेशर वर्क ज्यादा होगा, और एक्सटर्नल P एक्सटर्नल कम होगा तो वर्क कम होगा। मैग्नीट्यूड देखना, नेचर मत देखना, प्लस माइनस पे मत जान। बोलो जरा, इन दोनों में देख के बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कहां ज्यादा लगा आपको। भाई यहाँ एक्सटर्नल बहुत कम है और यहाँ एक्सटर्नल इक्वल है, तो एक्सटर्नल कहां ज्यादा है बोलो, कौन सी प्रोसेस है। तो इसका मतलब रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है एक्सपेंशन में फ्रॉम इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल से ज्यादा है कब, जब एक्सपेंशन होता है, गैस एक्सपेंड करती है। बता दो कोई डाउट हो। अब मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। कंप्रेशन कब होता है, जब पिस्टन जो है अंदर को चलेगा। अब पिस्टन अंदर को कैसे चलेगा, तो फिर हम यहाँ दो, ये फिर से लीजिए, फिर हम दो सिस्टम बना के यहाँ इसे चेक करते हैं कि कब ज्यादा होगा कब कम। जरा ध्यान देना है, सुन लो भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। फिर हम दो सिस्टम बनाते हैं, ये डायरेक्ट थियोरेटिकल प्रॉब्लम आएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है या रिवर्सिबल में, लिखेगा एक्सपेंशन है या कंप्रेशन। तो जब एक्सपेंशन है तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस। अब दूसरी कंडीशन यहां देखो जरा, अब अगर हम कंडीशन आती है, ऊपर प्रेशर P एक्सटर्नल है, अंदर P गैस है, P एक्सटर्नल है, P गैस है। अब देखो भाई,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, गैस को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा हो पी गैस से। तो बताइए पिस्टन तेजी से चलेगा या धीरे से अंदर, क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है अंदर प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा, पिस्टन तेजी से चलेगा तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। अब दूसरी कंडीशन यहां सुन लो जरा, अगर दोनों प्रेशर इक्वल हो तो आपको बताया प्रोसेस स्लो चलेगा, कैसा होगा, रिवर्सिबल। तो अब अगर आपसे कोई वर्क पूछता है, एक वर्क है रिवर्सिबल और एक वर्क है इरिवर्सिबल, कौन सा वर्क ज्यादा है कंप्रेशन में, तो फिर यही देखो एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, बोलो इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल ज्यादा है, यहां दोनों का इक्वल है तो एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है, और जहां एक्सटर्नल ज्यादा है तो वो वर्क ज्यादा होगा। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्रेसर के केस में वर्क ज्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम आपसे काफी पूछी जाती है, नोट्स में लिखी हुई भी है, ये ध्यान रखें। इसे दूसरा हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से, ये ग्राफ का यूज आपको फिजिक्स में करना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। ग्राफ का यूज ये होगा, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करें, यहां ध्यान दो जरा, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, जितना ज्यादा एरिया आएगा, रिवर्सिबल में ऐसे आता है और इरिवर्सिबल में ये और बढ़ जाता है। तो इरिवर्सिबल में ये स्मॉल, ये क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की, तो ये उन 4 सॉइल पार्टिकल का प्रेशर होता है। तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कब, जबकि एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा एरिया आएगा, जब ग्राफिकल कंडीशन हम देखते हैं, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वर्क डन। तो ये स्पेशली सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा है। बस ये 2 पॉइंट थियोरेटिकल याद रखें, ना कोई आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा, बस डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो आपको आंसर पता। समझ में तो आ गई, बोलो भाई। एक बार इसमें पढ़ भी सकते हो, लिखा हुआ भी है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में से किस में वर्क ज्यादा है, एक्सपेंशन में किस में ज्यादा है और कंप्रेशन में किस में। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सुन लो भाई जरा सभी बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां ध्यान दो जरा। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, एक तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ये कंजर्वेशन वाला रूल है कि किसी भी सिस्टम की, सुन लीजिए भाई, किसी भी ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम कैसा है, जो यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। अगर कोई आइसोथर्मल सिस्टम है तो उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है कि किसी भी आइसोथर्मल सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती। फिर आगे हम इसका स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, तो सुन लो जरा भाई, हम इसका स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। इस स्टेटमेंट को मैंने बताया, आप ऐसे भी बोल सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। 3 स्टेटमेंट्स में से कोई सा भी स्टेटमेंट इसका लिख सकते हो कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो एक बार इसमें पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। Energy can neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to another. Important है ये डिफाइन। फिर है the energy of an isolated system is constant. Isolated का मतलब बिल्कुल अलग। Isolated system खुद एक यूनिवर्स होता है, उसका किसी से कोई लिंक नहीं होता। तो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है, बोलो कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नीचे वाला स्टेटमेंट याद कर लेना, आपको पेपर में आए तो लिखना पड़ेगा आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सुनो जरा,
जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, सुन लो जरा। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये ये कह सकते हैं टू फैक्टर से चेंज होती है, एक तो वर्क से और दूसरा हीट से। तो क्या लिखते हैं हम, सुन लीजिए। मान लीजिए किसी सिस्टम की, ध्यान ध्यान दो जरा, सपोज किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी शुरू में U1 है, यहां ध्यान दो। मान लीजिए किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, आप इसे क्यों हीट देते हो, आपने उसे क्यों हीट सप्लाई करी, बताइए भाई कितनी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। U1 इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की थी, उसे क्यों हीट दी, कितनी होगी इंटरनल एनर्जी, U1 प्लस Q। अब आपने उस पर W वर्क और कर दिया, उसे W वर्क और कर दें ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर आपने W वर्क कर दिया। अब बताइए इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W। अब ये टोटल अगर हम U2 मान लें, इसे U2 मान लें, तो U2 किसके इक्वल है, U1 प्लस Q प्लस W, और U1 इधर लिया है तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अब आप देख सकते हो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W। दिस इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल डेरिवेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्कूल में पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखिए, जरा ध्यान से पढ़ो। मैथमेटिकल डेरिवेशन मोस्टली स्कूल में पूछा जाता है। एक बार इसे इंपॉर्टेंट का टिक कर लो और एक बार रीड कर लीजिए, देखो क्या लिखा है। देखो मेरी बात सुन लीजिए, हर पॉइंट पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखा रहा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, जरा ध्यान से सुनो, मैंने स्टेट फंक्शन याद करने के लिए कहा था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव याद करने के लिए कहा था, 2 पॉइंट थे बस। फिर मैंने उसके बाद आपको आज जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वाले वर्क का डेरिवेशन कुछ स्कूल में कराते हैं, तो वो अपने स्कूल के हिसाब से याद कर ले। और इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट और ये डेरिवेशन, ये कुछ सिलेक्टेड सी टर्म्स हैं जो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसमें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम एंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। फिर आगे ये चीज लिखा है, सपोज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U1, if it absorb heat Q, its internal energy will become U1 plus Q. If further W work is done on the system, the internal energy will becomes U1 plus Q plus W. और इसको हम क्या कहते हैं, let us call this final internal energy as U2। then U2 किसके इक्वल है, U1 plus Q plus W, U2 minus U1, ये आ गया डेल्टा U is equal to Q plus W। This equation is mathematical formulation of first law of thermodynamics, very important 2 या 3 मार्क्स में ये आएगा अगर डेरिवेशन आया। ध्यान से सुन लीजिए, 3 लाइन आपको लिखनी होती हैं कि शुरू में इंटरनल एनर्जी U1 थी, हमने उसे हीट दी, इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q हुई, फिर हमने वर्क किया U1 प्लस Q प्लस W हुई, और टोटल U2 है, ये डेरिवेशन। अब देखो, अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल। इस पहले पार्ट के न्यूमेरिकल हमें करने हैं। जितने न्यूमेरिकल इसमें लिखे हैं ये तो आप करके दिखोगे, खुद करोगे, मैं इनसे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है फॉर्मूले, फॉर्मूले इसमें लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं आपको फॉर्मूलों को थोड़ा समझाता चलूं कि कब कैसे कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो। तो लिखिए जरा सभी बच्चे, फॉर्मूले नोट करते रहना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको कॉपी में करने। अब ये लिखो भाई जरा सभी बच्चे फॉर्मूले सारे। फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, सुन लो भाई जरा। जब भी कभी आप कोई न्यूमेरिकल करते हो, जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले आता है वर्क। वर्क के फॉर्मूले की हमें नॉलेज हो। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आप फिजिक्स में भी वर्क पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो होता क्या है, वर्क के टोटल 4 कंडीशन होती है। ध्यान से सुन लो जरा, वर्क की 4 फॉर्म यूज होती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, दोनों जगह वर्क के न्यूमेरिकल है।
फिजिक्स में और थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में आसान। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, वर्क की 4 फॉर्म है, कौन कौन सी हैं समझ लीजिए। पहले है इरिवर्सिबल वर्क के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क के फॉर्मूले। अब इरिवर्सिबल के 2 जगह पढ़ेंगे, सुनो जरा, इरिवर्सिबल के 2 जगह पढ़ने, आइसोथर्मल में भी और एडियाबैटिक में भी। ऐसे फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक आइसोथर्मल के लिए और एक एडियाबैटिक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगी, चाहे वो आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक, उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है W इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये याद रख लेना, फिर कह रहा हूं मैं, देखो अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं फिर कह रहा हूं, देखो वर्क डन इन, सुन लीजिए, वर्क डन इन इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ध्यान से सुन लो भाई, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो, एक ही फॉर्मूला है, ये बात याद रखना। और फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो देखो ध्यान से सुन लीजिए, अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखना। और फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होता है ये भी सुन लो, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, सुन लीजिए, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, सुन लो जरा एक मिनट, जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ बच्चों को एक्सटर्नल प्रेशर पहचानने में प्रॉब्लम होती है। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वे एक्सटर्नल प्रॉब्लम को आसानी से नहीं समझ पाते। ध्यान से सुन लो भाई, जब बच्चे प्रॉब्लम करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को समझ नहीं पाते। तो सुन लीजिए, या तो वो वर्ड लिखेगा एक्सटर्नल प्रेशर, अगर नहीं लिखता तो जो फाइनल प्रेशर होता है, बाद वाला प्रेशर होता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर माना जाता है। न्यूमेरिकली ध्यान से सुन लीजिए, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे, क्योंकि मैं एक एक फॉर्मूले की कंडीशन बताऊंगा, ये ध्यान रख लेना। क्या बताया, पी एक्सटर्नल डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, बोलो, P2 के इक्वल मानना है, फाइनल प्रेशर के इक्वल मानना है, अगर नहीं दिया तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना। ये पीछे लिख नहीं रहे क्या भाई, आप कैसे आए आप दोनों, यहां लिख क्यों नहीं रहे? नोट्स में तो नहीं लिखा रखा मैंने, सुन लो भाई जरा। तो मैंने क्या बताया, पी एक्सटर्नल वहां लिखा होगा, वो लिखता है कि एक्सटर्नल प्रेशर इतना है। अगर नहीं लिखा तो किसे मानोगे, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल है, केवल केमिस्ट्री में नहीं है। P2 को जो बाद वाला प्रेशर होगा उसे ही पी एक्सटर्नल मानना है, न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखें। अब दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है, सुन लीजिए, ये होता है वॉल्यूम V2 V1। ये V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, V2 है फाइनल वॉल्यूम। तो कभी कभी ये इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम नहीं देता, और अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम प्रॉब्लम में नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से V1 V2 निकालना है, याद रखना। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से आप इन्हें निकाल सकते हो, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया है। क्या लिखोगे बोलो, V1 किसके इक्वल होगा, nRT अपॉन P, यहां 1 1 लगा दो। अगर V1 निकालना है nRT 1 अपॉन P1, अगर V2 निकालना है nRT2 अपॉन P2। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे करोगे,
आपको V1 V2 डायरेक्ट दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो ऐसे निकालोगे। आइडियल गैस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, यही न्यूमेरिकल सबसे हार्ड है इसका। अब जब आप सुन लो जरा, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, कौन से वर्क डन की कंडीशन पढ़ रहे हो आप, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हो, तो इसमें कभी कभी एक और प्रॉब्लम आती है कि कोई लिक्विड या सॉलिड दे दिया जाता है, और याद रखिए लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम 0 लेना है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो होते हैं ये गैस के होते हैं। V1 V2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी कोई सॉलिड या लिक्विड आ जाए, याद रखना है थर्ड कंडीशन, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड आ जाए, फॉर सॉलिड और लिक्विड, आपको क्या लेना है, उसका वॉल्यूम 0 लेना है। आप कहोगे सॉलिड लिक्विड कैसे आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। सुन लीजिए, ऐसे लिखेगा कि एक कंटेनर में हमने 10 ml वाटर लिया, सुन लो जरा, एक कंटेनर में हमने 10 ml वाटर लिया, उसको हीट किया और उसकी स्टीम बना दी, वेपर्स बना दी। तो यानी कि शुरू में वॉल्यूम उसका 10 ml था, लेकिन वो लिक्विड था तो V1 0 हो गया, और बाद में जब वो वेपर्स बन गई तो वेपर्स ने पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्युपाई कर दिया, तो अब वो उसका V2 हो जाएगा। तो V1 0 हो जाएगा, V2 आइडियल गैस इक्वेशन से निकलेगा। तो इसका मतलब अगर कहीं भी कोई लिक्विड या सॉलिड आए, उसका वॉल्यूम 0 लेना। अब इसके बाद जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, सुनते रहो भाई जरा ध्यान से, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, आर आपको क्या लेना है, और दूसरा ये ध्यान रखना, आर के हिसाब से ही आप V और T का यूज करते, तो आर की वैल्यू यहाँ क्या यूज होगी, लिखिए जरा। आर की वैल्यू आपको यूज करनी है इन न्यूमेरिकल में 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, या आप 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल लो। एक लास्ट ध्यान रख लेना, टेम्परेचर आपको किस में लेना है, T लेना है इन केल्विन, कभी भी सेल्सियस में मत कर। अब जब आप ये फॉर्मूले यूज करोगे, R और T मैंने आपको बता दिया, R क्या लेना है, और सुन लो भाई, T किस स्टेज में लोगे आप, केल्विन में। अब आपको एक और कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ 1 ATM लीटर के अगर आप कभी भी जूल बनाना चाहो, क्योंकि देखो प्रेशर की यूनिट होगी ATM, वॉल्यूम की होगी लीटर, तो ATM लीटर के जूल बनाना चाहो तो 101.3 जूल होता है। अगर कभी भी 101.3 जूल के इक्वल होता है 1 ATM लीटर। तो अब बताइए, अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में इरिवर्सिबल वर्क आ गया, क्या फॉर्मूला है समझ में आए, चाहे वो एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो। और ध्यान देना, कभी भी किसी प्रॉब्लम में रिवर्सिबल वर्क नहीं लिखता, तो इसका मतलब जब कहीं कुछ ना लिखा हो तो इरिवर्सिबल वर्क वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप कहोगे तो रिवर्सिबल में लिख के चलेगा, हमेशा लिखेगा। तो अगर रिवर्सिबल लिखा है तो रिवर्सिबल वाला लगेगा, अगर रिवर्सिबल नहीं लिखा तो हमेशा इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला यूज होगा। और इरिवर्सिबल का आपको मैंने बता दिया, चाहे एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल, यही फॉर्मूला लेना। अब दूसरी कंडीशन हमें लिखनी, वर्क डन सेकेंड, लिख लो भाई मुझे, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। सुन लो भाई जरा, और ये वर्क डन इस पे लिखा मिलेगा आइसोथर्मल भी रिवर्सिबल भी। जैसे आप फिजिक्स में जाओगे तो वहां आएगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल, वो अलग फॉर्मूला होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल अलग होता है, वो फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता उसका फॉर्मूला। मैं आपको करा दूंगा, आगे कराऊंगा, लेकिन अभी कैसे बना उसके हिसाब से। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, अभी आपने डेरिवेशन पढ़ा, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, अभी आपने देखा -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज करना। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दे लो। सबसे पहले R क्या लेना है,
आर यहां लेना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल में वर्क लेना है तो आर ये लोग। दूसरा इसमें टी आपको फिर ये ध्यान रखना है इन केल्विन है। अब मुझे बस 2 पॉइंट और यहां आपको समझाने, ये ध्यान रख लेना भाई सभी बच्चे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यहां ध्यान दो जरा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ में था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बॉयल्स लॉ जब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 P2 V2 है। तो ये बताओ अगर मैं V2 अपॉन V1 की जगह आपसे पूछूं तो क्या लिख सकते हो V2 अपॉन V1 की जगह? बोलो P1 अपॉन P2। देखो V2 अपॉन V1 तो P2 नीचे आए, तो आप यहां ये ध्यान रख लेना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर जरूरत पड़े तो V2 V1 की जगह ये यूज कर सकते हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये ध्यान रखना भाई, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो जहां nRT लिखा है, कहां लिखा है nRT? यहां, इस nRT की जगह PV भी यूज कर सकते हो, याद रखना है ये P1 V1 यूज होगा, इसका भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो जो आपको बताए। आप चाहो तो nRT की जगह क्या यूज कर सकते हो? P1 V1, सुन लो भाई जरा, और V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 यूज कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरी फॉर्म आती है, सुन लीजिए क्या तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बस मुझे इस फॉर्मूले में 2-3 कंडीशन और बतानी, वो सुन लीजिए वो क्या है। अगर कहीं, सुनते रहना भाई जरा, न्यूमेरिकल में याद रखना, अब इस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स को आपको यूज करनी है, सभी बच्चे उन टर्म्स को सुन लीजिए, 2-3 टर्म्स से बस फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे। जैसे पहली कंडीशन आती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है भाई? सुन लो जरा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू 0 होता है। ऐसा क्यों? रीजन सुन लीजिए भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, आगे चैप्टर के बीच में आप समझोगे भी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जानते हो, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होना। मान लीजिए U1 भी ये था तो U2 भी यही है, और U2 U1 दोनों सेम है, तो डेल्टा यू 0 होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर किसी न्यूमेरिकल में एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा है तो क्यू 0 लेना है। तीसरी कंडीशन, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बोलो? वॉल्यूम कांस्टेंट, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम जानते हो, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं, तो वर्क 0 होता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम 0, अगेंस्ट वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में किसी कंटेनर को ओपन करते हैं, सिस्टम को ओपन करते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो वर्क 0 है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चीज सिस्टम की तरफ चलेगी पॉजिटिव है, सिस्टम से दूर जाएगी निगेटिव है, सिस्टम से दूर जाएगी निगेटिव, सिस्टम की तरफ चलेगी पॉजिटिव, चाहे वो हीट हो, वर्क हो या इंटरनल एनर्जी हो, ये आपको ध्यान रखना। कल ये फॉर्मूले याद करके आना, जैसे मैंने लिखाए हैं ऐसे ही याद होने चाहिए। कल प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, और अगर आप चाहो तो आप भी खुद कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम इसमें सोल्व दे रखी हैं और कुछ तीनों सोल्व दे रखी हैं भाई, इन्हें आप खुद कर सकते हो, बाकी मैं कराऊंगा।